नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और स्वागत है आपका हमारे साथ। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट भी जुड़े हुए हैं, वो भी इंदौर और उज्जैन जितने भी आसपास के इलाके हैं, मालवा निमाड़ खासतौर पर, वहां सक्रिय। तुलसी जी, कैसे संतुष्टि कितनी है आपकी अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को लेके अपने इलाकों में? अभी इलाकों का मतदान प्रतिशत ठीक चल रहा है और गति बढ़ रही है। अच्छा, एक बात इंदौर को लेके खास तौर पर कर लेते हैं, आप भी वहीं से आते हैं। इंदौर में तो अब आपके सामने मुकाबला नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नोटा को वोट करिए। आपको लग रहा है कि पब्लिक उनके साथ जाएगी या फिर बीजेपी की तरफ भी आएगी इंदौर में? आप अभी पूरा साथ इंदौर, मध्य से पूरा देश, ये पूरी भाजपा के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। इंदौर पिछले बार भी हमारे जो प्रत्याशी शंकर ललवानी जी, उन्होंने प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में इतिहास रचा था। इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है। फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अच्छा, आसपास के इलाकों की भी बात कर लेते हैं सर। देवास भी आपके बिल्कुल करीब है, देवास शाजापुर भी, वहां को लेके क्या आपके पास फीडबैक आ रहा है? और उज्जैन का भी, क्योंकि आप सबकी प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री सहित, आप सबकी प्रतिष्ठा कैलाश जी सहित सबकी दांव पर लगी है उसी जहां पे आज वोटिंग है वहां के लिए। पूरा मालवा अंचल, जो 8 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूरी हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतेंगे और मालवा अंचल की 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या एजेंडा आपको लगता है कि क्या वोट करने से पहले किन एजेंडे को ध्यान में रख के वोटर जो है वो वोट करने निकल रहा होगा आज? आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्र के गौरव नरेंद्र मोदी जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। भाजपा जो बोलती है वो करती है। ये हमारा विकास का, प्रगति का एजेंडा है। अच्छा तुलसी जी, एक बात यह भी है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनके अधिकतर कैंडिडेट और अधिकतर कार्यकर्ता आपने अपने कब्जे में कर लिए और बोले कि जब उनको इतना इत्मीनान था तो फिर हमारे लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं। ये सवाल अक्सर कांग्रेस करती है। ये कांग्रेस को अपना परिवार संभालना चाहिए। हमारे घर में जो भी आएगा उसका स्वागत है, क्योंकि इस बात का ये संकेत है कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, वो अच्छा काम कर रहा है। देश में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है जी। एक बात और मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि कुछ इलाके आज जहां वोटिंग हो रही है वहां पर ट्राइबल का परसेंटेज भी बहुत अच्छा है और कुछ जगह मोमडन का परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी मुस्लिम मतदाता है उसका लगभग 70% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्हीं 8 सीटों के आसपास फैला हुआ। आपको लग रहा है कि ये वर्ग भी आएगा आपके साथ? मैंने कहा ना कि अभी मोदी जी के गारंटी पर, मोदी जी के संकल्प पर पूरा देश का हर वर्ग भाजपा से जुड़ा है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज पहले 2 चरण में कुछ कम था, आप लोगों ने उसके बाद प्रयास किए, तीसरे के बाद बढ़ा, ये चौथा आज का है। क्या उम्मीद करके चल रहे हैं आप इन 8 सीटों में कि वोटिंग परसेंटेज अब निकलेंगे लोग, वोटर कहा जा रहा है कि उदासीन है? सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा। आप शाम को 6 बजे बाद मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, जरूर, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं और अगर ये बेहतर हो जाए आपके लिए। और वोटिंग परसेंटेज वाली बात से मैं तुलसी सिलावट जी की सहमत हूं कि वोटिंग परसेंटेज लोकतंत्र के लिए बढ़ना चाहिए। बेशक चाहे आप जिस भी दल को मतदान करें, आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जरूर निकलिएगा। एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुलसी जी कि झाबुआ को लेकर ये कहा जा रहा है कि टक्कर है, आप मानते हैं कि कोई टक्कर है वहां? मैं तो कहता हूं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का संकल्प चलेगा। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी थे हमारे BSTV के साथ, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 21 सीटें तो हम जीत चुके हैं, अब बारी 8 की है। आप सहमत हैं उनके बयान से? बिल्कुल सहमत हूं मैं। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, विपक्ष अगर आप खुद से कह रहे हैं कि बहुत कमजोर है, इतना कमजोर विपक्ष आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है? अब विपक्ष के पास कोई बचे ही नहीं है, बिखराव है, हर घटक अलग अलग मिले हैं, इसलिए कमजोर है विपक्ष। विपक्ष एक भी हो,
सख्ती से अपनी आवाज रखने की ऊर्जा उसमें होना चाहिए। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस भी उसी इलाके से आते हैं जहां से आप हैं, वो भी ये उम्मीद करके चल रहे हैं और वो क्लेम भी करते हैं कि भाई पब्लिक देख रही है और बहुत सारे एजेंडे वो उठाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि आप उनके लोगों को परेशान करके या प्रताड़ित करके अपने दल में ले आते हैं, ये जनता समझ रही है, ये कहते हैं जीतू पटवारी। ये उनका नकारात्मक सोच है। वो जब से अध्यक्ष बने हैं पूरी कांग्रेस बिखर गई है। उनको पहले अपना परिवार संभालें, कांग्रेस संभालें। वो एक समूह के लीडर बन गए हैं। अच्छा, बड़े नाम जो कांग्रेस के हैं, चाहे दिग्विजय सिंह, चाहे कमलनाथ, सुरेश पचौरी जी को तो आप ले आए अपने साथ, और बाकी के भी लोग उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे जितनी सक्रियता आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की दिखती रही है इस इलेक्शन के दौरान। इसे कैसे देखते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस समूह में बढ़ गई। एक समूह दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का, एक अरुण यादव जी का, और अब एक समूह बन गया है जीतू पटवारी का। जब समूह में बटेंगे तो स्थिति कांग्रेस की यही होगी। एक बात और तुलसी जी कहती है कांग्रेस अक्सर के आप लोग एक चेहरा मतलब ब्रांड मोदी के नाम पर वोट मांगते, कैंडिडेट आपके यहाँ इग्नोर हो जाता है, ये आरोप लगाते हैं वो कि आप लोग स्थानीय मसलों पे बात क्यों नहीं करते? अब आप मतलब लोकसभा देश के लिए चुनी जाती है और देश का हमारा शीर्ष नेतृत्व विश्व पटल पर जो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो साख देश की जमी है, ये विकास का, प्रगति का, उन्हें राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं। ये स्थानीय मुद्दे पर चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं। सेमीफाइनल में 163 सीट मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। राम मंदिर कोई एजेंडा होगा आपको लगता है? वोटिंग के वक्त लोग देख रहे होंगे, हालांकि उतने प्रोमिनेंटली ना आपने उठाया ना विपक्ष ने उठाया, लेकिन वोटर के माइंड में होगा जब वो वोट डालने जा रहा होगा कि राम मंदिर भी कोई एजेंडा हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा अनुरोध सुने आप जी। हमने जो कहा था ये कांग्रेस का एजेंडा था। उन्होंने हम पे आरोप लगाए थे कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बदलाएगी। जब हम उनको 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्राण प्रतिष्ठा राम जी का निमंत्रण देते हैं, वो उनकी मति खराब है, उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। हमने राम की मंदिर की पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा की, राम को अपने स्थान पर विराजित किया, 370 हटाई, 3 तलाक हटाई। भाजपा जो बोलती है वो करती है। एक तुलसी जी, एक बात तो है कि ये ठीक है कि आपकी बात से मैं सहमत हूं कि खंडित दिख रहा है इस समय विपक्ष, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि एक फिक्स वोट बैंक उनका है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 34.5% वोट मिला, पिछले विधानसभा जो हाल में निपटे उन्हें 40% वोट मिला, तो बाय डिफॉल्ट उनका वोटर तो है। वो आपको नहीं लगता कि कहीं चैनलाइज हो गया तो सीटें आ सकती हैं एक आध दो उनकी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं इन 10 वर्षों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत दिन प्रतिदिन घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है। ये आपके संज्ञान में है। अच्छा, एक क्लेम कर दीजिए, चलिए, जो 8 जगह आज वोटिंग हो रही, मुझे आपकी व्यस्तता का भान है, ये जो 8 जगह अभी वोटिंग चल रही है, कितने तुलसी सिलावट जी की नजर में कितनी सीटें आ रही हैं इन 8 में से? 8 की 8। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सरवन नगेले, सरवन जी भी जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर सवाल भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, आपके जुड़ने से थोड़ी देर पहले हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट थे, वो क्लेम कर रहे हैं कि 8 की 8 सीटें आज वाली जो है वो भारी मार्जिन से जीतेंगे, और इंदौर में जो आप लोगों ने नोटा को सपोर्ट करने वाला एक कैंपेन अप्रत्यक्ष रूप से चलाया था वो फेल हो जाएगा। आपकी टिप्पणी? देखिए, मंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने एक बात बोली कि हमारी पार्टी जो पार्टी है उनकी नई वो जो है जो कहती है वो करती है, ये उन्होंने कहा। जब कहती है वो करती है तो जो है 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश को? जो कहती है वो करती है तो 15-15 लाख दिलाओ, हमारे जेब में रख के बैठे हुए हैं। और जो कहती है वो करती है तो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलवाइए। बड़ी जोर जोर से गारंटी देकर कहा था ना। मध्य प्रदेश में आकर बोलकर गए हैं कि हमारे सरकारें वहाँ 100 रुपए से कम में हम पेट्रोल देंगे, तो भोपाल में मध्य प्रदेश में दिलवाइए 100 रुपए में कम में पेट्रोल। आपकी तो कथनी करनी एक है
भगवान ने अप्रूव कर दी, सील लगा दी उस पे कि जो बीजेपी वाला जो कहेगा वही करेगा। तो आपने इतनी सारी बातें कही तो करिए ना भैया। किसी ने रोका है करने के लिए? डॉक्टर ने मना किया। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में कहा कि हमने 450 का सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। किसी को मिल रहा है क्या? तुलसीराम जी के घर पे आया क्या 450 में सिलेंडर? उन्हें बताना चाहिए। और अगर ये बातें बता दें तो फिर जो है बात करें आगे की। ठीक है, एक बार हम दूसरे गेस्ट को इन करते हैं। शरमन नगेले हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरमन जी, जहां पर आज वोटिंग चल रही है 8 सीटों की, ये संघ की प्रयोगशाला के तौर पे चिन्हित है मालवा निमाड़, और ट्राइबल भी वहाँ हैं, मुस्लिम वोटर भी वहाँ हैं, बाकी इनके वोटर भी हैं, उनके वोटर भी हैं। आपका पूरा आज की वोटिंग को लेके अनुमान क्या है? अभी तो हम अनुमान ही कह सकते हैं क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते तब तक। देखिए, अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग 35 से 40% मतदान हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं से अपील करूंगा मध्य प्रदेश के जिन्होंने अभी तक मतदान ना किया है, या भारत के उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर अभी मतदान होना है, तो सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें, नैतिक मतदान करें बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना। देखिए, जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर अभी आज मतदान चल रहा है, जिस राजनीतिक दल ने मालवा के महत्व को समझा, हाँ, वो महत्वपूर्ण हो गया। एमपी जीतो, ये चलता ही है जुमला जी। नहीं, मालवा के महत्व को समझा, वो महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि मालवा से ही मध्य प्रदेश की सियासत चलती है। जब जब जिस दल की विधानसभा के चुनाव के दौरान वहां पर सीटें आई, उसकी सरकार बनी। केंद्र में भी बहुत सारी चीजें वहां से चलती हैं। बड़े राजनेता हुए, लोकसभा तक अध्यक्ष तक इंदौर से मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां तक जो 8 लोकसभा क्षेत्रों का जो विषय है, उसमें मेरी प्रारंभिक सूचना ये है कि झाबुआ रतलाम सीट ऐसी सीट है जो परंपरागत रूप से बीजेपी के लिए नहीं रही, वो कांग्रेस की थी। और इस बार भी संभवतः कांतिलाल भूरिया जी उस लोकसभा क्षेत्र से निकल जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने वहां जो लोकल टच दिया है कि जिसकी 2 बीवियां होंगी उसके घर 2 लाख रुपए जाएंगे, ये वहाँ ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जो आदिवासियों को बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे प्रिविलेज मिले, उसी के तहत ये भी प्रिविलेज है 2 बीवी रखने का। तो हो सकता है कि उससे उनको लाभ हो जाए। लेकिन जहाँ तक धार की बात है, तो धार में उद्योग बहुत लग गए हैं। पीथमपुर बहुत बड़ा डेवलप हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय शिवराज जी, माननीय मोहन यादव और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ, लोगों को रोजगार मिला है। तो हो सकता है कि वहाँ का जो जिनको रोजगार मिला वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन भोजशाला का भी एक विषय है। तो जो भोजशाला का विषय है, उसके कारण न केवल भारत का मतदाता बल्कि वैश्विक स्तर का वो मतदाता जो एक विचारधारा के प्रति कमिटेड रहता है, जिसकी आस्था रहती धर्म में, तो हो सकता है कि भोजशाला के कारण वहाँ पर थोड़ा सा असर पड़े। और गजेंद्र सिंह जो राजू खेड़ी हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आ गए। हालांकि भंवर सिंह जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो हो सकता है कि उसका भी थोड़ा असर पड़े। अब बात करते हैं खरगोन की। खरगोन लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर 2 दलों के बीच में, 2 वर्गों के बीच में एक कटुता पैदा हो गई थी। दोनों जगह दोनों के स्टार गए, प्रधानमंत्री भी गए और राहुल गांधी भी गए। कटुता पैदा हो गई थी। तो वो कटुता के कारण जो है ना, अभी भी माहौल बहुत अच्छा वहां पर देखने सुनने में नहीं आता। तो उसका असर पड़े। साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ है, उनके रोड शो हो रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी के, ये सिर्फ इसलिए कि अब 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो जितनी मेहनत कर लेगा वो उसके खाते में चली जाएगी। अब तो गुंजाइश ही खत्म है मेहनत की। हाँ, नहीं, अब वो जो अभी तक की है, बाकी अब और चालू होंगे, बहुत सारे अभी रह गए एरिया। तो जो मध्य प्रदेश में तो चौथे चरण का मतदान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो वहां पर जो आदिवासियों पर जो फोकस किया है, अब बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के अरुण यादव कसरावत के खरगोन के रहने वाले हैं, उनके भाई विधायक सचिन यादव, उन्होंने कितना काम किया कांग्रेस के लिए, रवि जोशी ने कितना काम किया, विजय लक्ष्मी साधु ने कितना काम किया, उस पर डिपेंड करता है। जवाब लेते भूपेन जी से महत्वपूर्ण एक सिरा पकड़ाया शर्मा जी ने, वही लेके जाते हैं। भूपेन जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी उसी इलाके से आते हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। उनके आने के बाद की भगदड़ मैं दोबारा उच्चारित करना नहीं चाहता, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने ज्यादा भगदड़ सबसे ज्यादा कांग्रेस में तभी मची। आपको लगता है कि ये ठीक ठीक अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए होंगे, नंबर 1, और नंबर 2, किन वोटर्स पर ज्यादा भरोसा है आपको? सभी वोटर्स पर भरोसा है, और सभी वोटर्स जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी जिस तरह 13 रुपए की आपको शक्कर मिली क्या साहब? अभी जो है साहब ने कहा है 13 रुपए में शक्कर देंगे 1 किलो, और 30 रुपए लीटर शुद्ध की आपको मिला क्या? ये गारंटी है देश की, और इन्हीं गारंटियों को लेके तो जो है देश में आज तमाशा हो रहा है। इसीलिए तो टेम्पो में भर भर के पैसे जा रहे हैं, बोरों में भर के जा रहे हैं।
और जो है हमारे जो है हुजूर आप जो सरसार साहब है वो खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो कुछ अभी तक होता रहा है वही होता रहेगा। ऐसा बंधा हुआ समाज नहीं है देश का। इस साल इस बार जो है इस चुनाव में 4 सीटें लाएंगे हम इसी क्षेत्र से, 8 में से, ये आप देख लीजिएगा। और उज्जैन बचा लें जो तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उज्जैन बचा लें। अभी जो है तुलसी राम जी से कहिए कि उज्जैन जाए, वो वहां पर इंदौर की दुकान तो उनकी सजी हुई है, तो उज्जैन में थोड़ी मेहनत कर लें ताकि जो है मुख्यमंत्री जी को भी सहारा हो। पार्टी में लाए हैं लोग उनको डील करके, तो कम से कम जो है डील में इतना तो लौटाना चाहिए कि 1 सीट बाजू की बचा लें। उनको जाना चाहिए वहां पे और वहां मेहनत करनी चाहिए। अब वो तो समय निकल गया हालांकि, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ परिस्थितियां भिन्न है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और जो ये वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है ये हमेशा का है। इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में 75 से 80% की पोलिंग हुई है, वो अभी भी हो रही है। इसमें कुछ नयापन नहीं है। नयापन ये है कि इंदौर में जो है दुकान ठंडी है, पोहे खिलाने के बाद, जलेबी मुफ्त खिलाने के बाद भी लोग वोट डालने नहीं जा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए कि आपके पोहे काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जलेबी काम नहीं कर रही, और जो है बिहार का जो है मेहनत भी काम नहीं कर रही। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अजय जी का। देर से आए, उम्मीद करते हैं दुरुस्त आएंगे। अजय जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पोहे जलेबी जो है वो सब फीके हो गए। इन 8 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है और ये समझ चुके हो आप लोग, अंदर से जाहिर नहीं कर रहे हो, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हो रहा है। देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की राजनीतिक समझ रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र जी पुराने प्रवक्ता हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उनका कहना फर्ज है, उसको वो निभा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70% मत और सभी 65,000 बूथों पे चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी को ना बूथ पर एजेंट मिले, ना कार्यकर्ता मिले, यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में तक कांग्रेस के नेता नहीं दिखे। मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले और पूरे प्रदेश के चुनाव से गायब। वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 सभाएं, नड्डा जी की 10 सभा, अमित शाह जी की, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 145 सभाएं मध्य प्रदेश में करी। हम जनता तक पहुंच भी पाए, अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए और डबल इंजन की सरकार को विकसित भारत की अवधारणा के लिए जनता का भारी बहुमत और समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस तो 29 उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई। नेहरू की कांग्रेस के ये हाल हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। सरमन जी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एग्जाम की तरह बात करें कि भाई आखिरी दिन थोड़ा जो रिवाइज कर लेते थे वो कई बार काम आ जाता था। तो बीजेपी कम से कम इसमें तो सफल है, जितने इन्होंने रैलियां और नेताओं के नाम गिनाए कि भाई इन्होंने इतनी आक्रामक प्रचार किया। आपको लगता है कि आक्रामक प्रचार भी वोटर का माइंडसेट बदलने में मददगार होता है, जिसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस पीछे दिखी है? देखिए, ये बात सही है कि हाई कैंपेन बीजेपी करने में माहिर है। इस बार भी किया, 19 में भी किया था और अटल जी के समय में भी इंडिया साइनिंग किया था। लेकिन ये मतदान पार्टी के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन मतदाता जो है ना, जो फ्लोटिंग वोटर रहता है या जो प्रचार से प्रभावित होने वाले मतदाता रहते हैं और पार्टी का जो वर्कर रहता है, पार्टी का जो कमिटेड वोटर रहता है, वो आपके कैंपेन से प्रभावित होता है और आपके पक्ष में मतदान करता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में एक तो संगठनात्मक ढांचा नहीं है, एक दूसरा क्या कैंपेन के लिए लगता है पैसा, और पैसा कांग्रेस का इनकम टैक्स की कुछ उनकी कारगुजारियों के चलते पूरा बैन हो गया है, उनके अकाउंट सीज हो गए थे। तो कांग्रेस पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है जितना खर्च करना चाहिए। तो अब कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो चुनाव में वो उतना उम्मीदवारों को भी पैसा नहीं दे पाए। और एक राजकीय उम्मीदवार ने तो ये कहा मेरे पास पैसा नहीं है, और ये बात मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि भारत का चुनाव जिस तरह से बहुत महंगा, बहुत खर्चीला होता जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए, भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। क्योंकि जो गरीब है, जो नैतिक मूल्यों की लड़ाई लड़ता है, जो वेलफेयर के लिए काम करता है, वो बिना पैसे के चुनाव तो लड़ नहीं पाएगा। तो भारत के निर्वाचन आयोग को
को, भारत के राजनीतिक दलों को इसमें कुछ ऐसी सीलिंग लगाना चाहिए कि भाई कम से कम ये कोई रोक तो लगे। अब ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण के एक लिमिटेशन है कि आपको 95 लाख खर्च करना है या आपको विधानसभा में इतना खर्च करना, लेकिन कम से कम इस पर एक पूरा जनमानस को, मीडिया को, सारे लोगों को मिलकर कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई इस पर गौर कीजिए। बेचारा वो जो भगवा पार्टी का विधायक है कमलेश्वर ढोडियार, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वो आनंद राय चुनाव, मतलब जो बहुत कमजोर किस्म के लोग हैं जो वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो पैरासूट से आते हैं, हीरोइन आती, हीरो आते, बड़े बड़े राजनेता आते, दल बदल कर लेते और वो अपने चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं जाते, मतदाता के पास नहीं जाते, उनकी सुख दुख की नहीं लेते। भोपाल का संदर्भ ले ले, भोपाल के जो भी एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना पिछले 2-3 बार से, वो एक बार बना, दूसरी बार उसका टिकट खत्म, तो अब मतदाताओं के पास पहुंच ही नहीं पाया। एक बार भूपेन जी को इन करते हैं। भूपेन जी, एक सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाह रहा हूं कि भाई जो कैंपेन होता है वो कैंपेन जाहिर तौर पर मददगार तो होता है, वो यही जो मैंने सरमन जी से पूछा वो आपसे पूछूंगा कि ठीक है, मैं भी सहमत हो सकता हूं, जनता भी सहमत हो सकती है, आपके जो एजेंडे आपने गिनाए कि भाई ये मुश्किल है, लेकिन उसे बोध भी तो कराओगे आप, आपकी भी तो जिम्मेदारी है, मतलब आप एनजीओ तो हो नहीं, तो क्या उतनी आक्रामकता से आपकी रैलियां क्यों नहीं हुई? जो है देश का प्रधानमंत्री पूरी कर रहा हो तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अच्छा। वो तो अपना जो है मैनिफेस्टो भूल के हमारा मैनिफेस्टो, बोलिए भूपेन जी, क्या बोल रहे हैं के मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा है? तो हमारा काम तो स्वयं प्रधानमंत्री जब देश का कर रहा है, तो ये बात कहाँ पर खड़ी हो रही है कि प्रचार किया कि प्रचार नहीं किया? हमारा प्रचार तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी ने अभी जो ये बैठे हमारे यादव जी पहले हमारी कांग्रेस पार्टी में थे, इन्होंने क्या अभी अपने मैनिफेस्टो की चर्चा की क्या? इन्होंने कहा क्या कि इनने किस बात पर जनता से वोट मांगी है? ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी ये सिगू पे बाजी भर करना चाहती है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि बचे हुए 3 चरणों में वो 4-5 ऐसी सभाएं और ले लें जिसमें जो है टेम्पो बोरे भर के और जो है जिलों की कैपिटल पूछने का वो काम कर रहे हैं। अगर वो और 10-5 जगह जाके जो है जिलों की कैपिटल पूछ लेंगे, कांग्रेस का काम हो जाएगा, इंडिया गठबंधन का काम हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। अजय जी का रुख कर लेंगे। अजय जी, वो कह रहे हैं कि जो बात माने ध्वनित हुई अक्षर से, तो उन्होंने शब्द से कहा नहीं, बात ध्वनित हो रही कि पब्लिक लड़ रही है भाई उनके लिए चुनाव, उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये भूपेन जी का कहना है। देखिए, भूपेन जी ने मुद्दों की बात करी जो बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है तो 10 सालों की हमारी उपलब्धियां जो कि हम मोदी की गारंटी के रूप में जनता के सामने और उनके जो लाभार्थी हैं उनके घर घर जाके मिले और 5 साल का विजन दिया, 4 करोड़ आवास हमने बना के दिए और अगले 5 सालों में 3 करोड़ नए आवास देंगे। देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन योजना का लाभ मिल रहा है और आगामी 5 सालों में ये योजना लागू रहेगी। आयुष्मान योजना का लाभ लगातार मिल रहा है और अब आगामी इस चुनाव के बाद 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना और अगले 2 सालों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं को ये उपलब्धियां और ये विजन नहीं दिखाई देगा। असल में कांग्रेस तो चुनावी मैदान में केवल औपचारिकता के लिए लड़ रही है। आप जिस मैनिफेस्टो की बात करते हैं उसको तो आपके सहयोगी स्वीकार नहीं करते हैं। आप कहते हैं 1 लाख देंगे, कोई कहता है 2 लाख देंगे। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, इतना अनुकूलन था तो फिर इनके लोग फिर क्यों अपने यहाँ शामिल कराए? कह देते यार चुनाव निपट जाने दो फिर आ जाना, अगर मान लो विचारधारा से प्रसन्न भी हो तो अभी मत आओ, बाद में आना। देखिए प्रवीण जी, शामिल कराने का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में हो या देश के अलग अलग इलाकों में सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है वो एक समय के बाद बिना निर्णय लिए नहीं रह सकता है, जो पूर्णकालिक राजनीति करता है। तो आज कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पे पहुंच गई है कि जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता है और भारतीय जनता पार्टी के विचार विकसित भारत की अवधारणा के साथ जो जुड़ना चाहता है उनका सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी कहती है हमें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण में मुसलमान आरक्षण देना है। आप कहते हैं कि विरासत पे टैक्स लगाना है। आप कहते हैं नस्ली आधार पे भेदभाव हो जाए ताकि इस वर्ग संघर्ष का कोई ना कोई वर्ग तो हमें मिल जाए। तो एक बार रुक कर लेते हैं, सबसे पहले टिप्पणी इन्हीं से ले लेते हैं, अजय जी से, फिर भूपेन जी के पास जाएंगे। सरमन जी के पास बहुत देर से गए नहीं, संतोषजनक लग रहा है आपको? हालांकि लोकतंत्र के लिहाज से बहुत संतोषजनक है। पिछले बार 2 चरणों में हम यहाँ बैठे थे तो बहुत निराशा फील कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि निकलिए, यहाँ तो भरपूर निकल रहा है। अभी तक 1 बजे के हिसाब से तो बहुत अच्छा वोटिंग है।
देखिए प्रवीण जी, पहले 2 चरणों में मतदान कम हुआ था, जिसका मुख्य कारण चुनाव में कंपटीशन का अभाव था। लेकिन तीसरे चौथे चरण से हमारे संगठन ने बहुत अधिक मेहनत की। यहाँ तक कि चौथे चरण में तो महिला विभाग द्वारा अलग से वॉर रूम बना के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और मंडल स्तर तक महिलाओं को सक्रिय किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मेहनत है जो मतदान प्रतिशत में निकल रहा है बाहर, और कांग्रेस पार्टी की हार का अंतर पिछली बार से भी दुगना अब होने जवाब वाला आए है। तो भूपेन जी, कैसी टिप्पणी, क्या समझ पाए आप, कितना डिकोड किया है? वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है 1 बजे के लिहाज से जो आ रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, और इस परसेंटेज को देखते हुए जो है, मैं पूरे प्रदेश में अगर कांग्रेस जन मुझे सुन रहे हैं तो हमारे जो पोलिंग है बूथ एजेंट हैं जो, उन सब से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि फॉर्म 17C में एक गिनती बराबर भरवा के सर्टिफाई करा के लें, और उसमें जो है दस्तखत कराएं उसके अधिकारी के, अब सील लगवाएं अपने सामने, और कितनी % बैटरी जो है चाहिए वो उसको नोट करवाएं, क्योंकि 11 दिन बाद कोई नई गिनती भी आ सकती है सामने, और 11 दिन बाद जो है नई परसेंटेज भी जारी हो सकती है। इसलिए ये दायित्व है उसका कि और उसकी कॉपी जो है कांग्रेस के दफ्तर में जमा करे। ये बहुत अभी जो है जिन लोगों को हंसी आ रही है इस बात पर कि वो जो है एक अवसर के तहत कहीं पर पहुंच गए हैं, ये अवसर जल्दी समाप्त होने वाला है और वापसी की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज में अभी हमारे जो मित्र अजय यादव जी कह रहे थे कि उन्होंने आयुष्मान जैसी योजना बनाई, बहुत शानदार योजना बनाई चोरों के लिए। मध्य प्रदेश अकेले में 94 अस्पताल जो है प्रतिबंधित हुए हैं। यहाँ पर मरे हुए लोगों के इलाज का पेमेंट हुआ है, ये इन्हीं की सरकार ने पकड़ा और इन्हें मालूम है, ये इसको स्वीकार करें अभी इससे अगर ईमानदार है तो। ये जो लूट का धंधा आपने बनाया है प्राइवेट अस्पतालों को नरिश करने के लिए, ये आपकी योजना कहाँ किस राज्य में, ये पूरे देश भर में आपकी योजना जो है आपदा में अवसर बन गई है और पूरे देश को लूटा आपने जो है, आपने और डॉक्टरों की प्राइवेट अस्पतालों ने मिलके। ये हालात आपके हैं। आपके मंत्रियों के अस्पताल जो है उनकी जाकर जो है आप जानकारी भी ले लीजिएगा, वो उनको बेचना पड़े अपने अस्पताल सिर्फ इसलिए कि कभी कांड ना खुल जाए। ये सारी व्यवस्थाएं जो हुई हैं, ये आपकी जो है ये उपलब्धि नहीं है, ये देश की अनुपलब्धि है और देश के लिए शर्मनाक है ये चीजें। ठीक है भूपेन जी, एक बार शर्मन जी को इनका लेते हैं, बहुत देर से नहीं किया, 2 सवाल आपके तरफ ही। योजना बता दो, उनने 5-10 योजना सर आ जाऊंगा, बहुत वक्त देखिए, मैं जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्हें भी इन करना जरूरी है। अरे मैं जरूर दूंगा, वो असहाय क्यों महसूस करें इस डिबेट। शर्मा जी, आप कैसे डिकोड कर पा रहे हैं ये जो वोटिंग है और इंदौर में कमी खास तौर पर बाकी 8 सीटों की 7 सीटों की तुलना में? देखिए, इंदौर का विषय ये है कि चूंकि वहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की विचारधारा के मतदाताओं ने, नेताओं ने उतना काम नहीं किया जितना कैंडिडेट रहता तो काम किया जाता। तो यानी जो वोटर नहीं निकला वो कांग्रेस ही है, वो एक तो वो पक्ष है, क्योंकि कांग्रेस का तो कैंडिडेट है नहीं, तो वो करें मेहनत ना करें उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल यदि 8 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत का अभी तक का जो देखें तो उसके 3-4 कारण हैं। पहला प्रमुख कारण तो यह है कि जो अक्षय तृतीया और उसके पहले जो एक शादी विवाह का वो मुहूर्त था वो निकल चुका है, और आज थोड़ा वातावरण जो मौसम है वो अच्छा है। तीसरा, माननीय अमित शाह जी की बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चेतावनी। चौथा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राहुल गांधी जी के दौरे, उनकी सभाएं, और 5वां बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता डिजिटल मोड के तुलना में अब घर घर जाकर मतदाताओं मोड में आ गए हैं, ने मतदाताओं को निकालने का काम किया। जैसा कि अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने 2 चुनाव के 3 चरण के बाद चौथे चरण में हमने महिला विंग को लगाया। तो महिला विंग को इसलिए लगाया क्योंकि आप पर डांट पड़ी है। और ये जो माननीय प्रवीण जी ये विषय आ रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक नैरेटिव पे नहीं रहे। जब नैरेटिव रामलला का गढ़ा था, नैरेटिव ओबीसी का गढ़ा था, नैरेटिव 370 का गढ़ा था, नैरेटिव मोदी की गारंटी का गढ़ा था, नैरेटिव योजनाओं का गढ़ा था 10 साल के कार्यकाल का, उस पर ना जाकर पूरी विपक्ष जो है ना, जो आरोप लगाती है उनका जवाब देने में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी पूरा समय, अभी केजरीवाल ने कुछ कह दिया उसी पर जवाब दे रही पार्टी।
अपनी विचारधारा की बात कीजिए, अपने घोषणा पत्र की बात कीजिए, अपने 10 साल के कार्यकाल की बात कीजिए। और मैं कहता हूं भारत ने बहुत तरक्की की है और भारत को दुनिया की तीसरी शक्ति बनाना है, इसके लिए भी आपको काम करना। तो ऐसी चीजें बताइए, 10 साल के अलावा आपको अब भारत को किस ऊंचाई पे ले जाना, एआई के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, राजनीतिक संबंधों के सेक्टर में, आप बहुत सारे विषय हैं उस पर बात कीजिए। जवाब लेते ये कहा जा रहा है शर्मन जी की तरफ से कि आप किसी एक एजेंडे पे नहीं रहे, और इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से परिभाषित किया कि इस वोटिंग से बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, ये उनका भाव है। देखिए प्रवीण जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति अपनी जवाबदारी के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है हम एक मैनिफेस्टो लेके आए, न्याय पत्र। आपके न्याय पत्र को आपके सहयोगी दलों ने स्वीकार नहीं किया। हर दल ने अपना अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया और सभी के मैनिफेस्टो में अलग अलग मुद्दे हैं। आप कहते हैं 1 लाख देंगे, कोई कहता है 10,000 देंगे, कोई कह रहा है 370 हम बहाल कर देंगे, लालू जी तो कह रहे हैं मुसलमान आरक्षण तो करना ही करना है, और राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं। ये विपक्षी किसी भी सहयोगी दल ने आज तक स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भी नहीं कर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी का ना मैनिफेस्टो ना लीडरशिप। दूसरी तरफ हम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और जिस तरह के मुद्दे हैं आप देखिए देश कितना बदला है। जहां हम दुनिया में आयात करने के मामले में खड़े होते थे, वहां निर्यात कर रहे हैं। अकेला डिफेंस जैसा सेक्टर जिसमें 10 साल पहले 1,000 करोड़ का भी निर्यात नहीं था, आज 16,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात भारत कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में। और दुनिया भर में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है, जबकि बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2-2.5% से ज्यादा नहीं जा पा रही हैं। पर कैपिटा इनकम 2 लाख को क्रॉस कर रही है, जो 10 साल पहले 55-56 हजार पे रुकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की सामने दिख रही है और विजन दिख रहा है। मोदी जी ने वचन दिया है कि अगले 5 सालों में देश की सूरत भी बदलेगी, शक्ल भी बदलेगी। और एक और बड़ी चीज में कहना चाहता हूं, देश में पहले योजनाएं बनती थी तो एक प्रधानमंत्री भूमि पूजन करता था, 30 साल वाले उद्घाटन होता था। आज देखिए राम मंदिर 2 साल में बन गया, पार्लियामेंट 2 साल में बन के खड़ी हो गई, 20,000 करोड़ का अटल टनल जो कि बंबई में समुद्र में बना, 3 साल के अंदर बन के खड़ा हो गया। हम स्क्रीन पर लगातार दोनों के कमिटमेंट क्या क्या थे इस चुनाव को लेके, यानी घोषणा पत्र, न्याय पत्र, जो भी संबोधन सबने दिया हो, जितनी सारी बिंदुओं का आपने जिक्र किया, ये ठीक है, ये हैं, यथावत हैं। पब्लिक क्या, केवल पब्लिक अगर वोट कर रही होती तो पिछले बार भी किया था, जो मैंने अभी उनसे तुलसी सिलावट जी से भी पूछा, भाई 34.5% वोटर ने पिछले बार भी किया था। विधानसभा में भी किया 40% वोटर ने कांग्रेस को, कम नहीं कहलाता। 48 में इन्होंने 163 सीटें ली। इनकी चैनलाइज नहीं हो पाती ना सीटें, कि चलिए ठीक है, जो गुस्सा होगा, जो नाराज होगा बीजेपी से या सरकार से, वो कर देगा खिलाफ में वोट, लेकिन सीटों में चैनलाइज नहीं हो पाता। देखिए माननीय प्रवीण जी, उसका पहला प्रमुख कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो बूथ लेवल तक उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी आ गई है, उनका जो डिजिटल जो टीम है उसकी कमी आ गई है, और जो कांग्रेस में एक के बाद एक जो भगदड़ हुई ना, उससे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में निराशा का भाव आ गया। और अब कार्यकर्ता नेता एक दूसरे से बात शेयर नहीं करते कि कौन सा नेता किस स्तर पर दल छोड़ दे, कुछ कह नहीं सकते, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो ये समस्या तो कांग्रेस के साथ में है। अब देखिए जहां तक ये जो नहीं, ये सीटें चैनलाइज नहीं हो पाती इस वोटिंग से, इससे कैसे ये व्यवस्था है, ये बात नेताओं का छोड़ना? नहीं, देखिए क्या है कि भाई जब आपके साथ में कार्यकर्ता, नेता सब लोग रहेंगे तो मेहनत करेंगे, तभी जाकर वो सीटें चैनलाइज होंगी और आपके पक्ष में मतदान होगा। तो आप उतना प्रयास कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा नहीं है तो आप उस स्तर पर उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे जहां तक जितना बीजेपी करती है। तो एक उसका सीधा सीधा कारण है। ठीक है, भूपेन जी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार फिर भूपेन जी के पास चलते हैं। भूपेन जी, यही सवाल मैं आपके तरफ लेके आ रहा हूं कि मैं क्या, यानी कोई भी जो जानकार है सियासी तौर पर, वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि एक वोट बैंक आपके पास है। फिर से फिगर गिना देता हूं भाई, लगभग 35% पिछली बार आपको मिला, 40% अभी मिल गया विधानसभा में, लेकिन सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? वो सीटों में कन्वर्ट इसलिए नहीं होता कि डिवीजन ऑफ वोट्स के कारण, और वो डिवीजन ऑफ वोट्स रोकने के लिए ये गठबंधन हुआ है। इसीलिए मोदी जी की हवा बंद है और इसीलिए जो है घबराए हुए वो, क्योंकि जो है डिवीजन ऑफ वोट्स को जो है हम रोक रहे हैं।
दूसरी चीज, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे मित्र अजय सिंह यादव ने की हैं, तो ये मैं इनको पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था, मगर मुझे आज थोड़ा डाउट हो रहा है। अच्छा, ये मैं इनसे कहूं कि इन्होंने अभी देश की कही कि साहब हमारा देश जो है आयात घट गया और निर्यात बढ़ गया है, तो इनने जो है पढ़ा लिखा नहीं है, रट के जो है वही जो बीजेपी वालों ने पास ऑन किया होगा। अभी अकेले चीन का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, जिसकी 20 रुपए की लड़ी खरीदने के लिए मोदी जी मना करते हैं, उस पे हमारा जो है मैंने केवल डिफेंस के निर्यात का आंकड़ा दिया था, आयात का दिया ही नहीं था। आप अपने मन से उस चीज को घटित नहीं कर सकते। डिफेंस का जो मैंने आंकड़ा दिया था, क्या वो गलत आंकड़ा है? मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मैंने आपको डिफेंस के निर्यात का आंकड़ा दिया था, आयात की मैंने कोई बातें नहीं की थी। आप मनगढ़ंत जवाब नहीं दे सकते, स्वयं सवाल क्रिएट करके जवाब नहीं दे सकते। मैंने डिफेंस का आंकड़ा दिया था, क्या कह रहे हैं, वो भी निर्यात का दिया था। बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। हाँ, अकेला चीन का आयात जो है 10 गुना बढ़ गया है और हमारा कुल $16 बिलियन का निर्यात है चीन के लिए, और ये चीन से चुपके बातें चल रही, और हम जो है नंबर 2 पर चला गया अमेरिका। चीन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, काय में माल भेजने में, खरीदने में नहीं। ये और झूठ बोल रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ के कि हमने जो है देश को बड़ा आयात निर्यातक देश बना दिया। क्या निर्यात करने का देश बना दिया है? दूसरी चीजें ये बात कर रहे थे 370 की, 370 का आपने इतना महान और बड़ा काम किया जिसका क्रेडिट आप हर मौके पर उठाते हैं। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव कश्मीर से? कश्मीर की सारी सीटों पर क्यों गायब है बीजेपी? आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही वहां से चुनाव लड़ने की। आपने 370 हटाया है और 370 अभी भी जो है संविधान में मौजूद है। पूरे देश को आप कह रहे हैं आपने 370 हटा दिया है, और 370 हटा दिया तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे वहां पे? जाइए मैंडेट मांगिए कश्मीर के अंदर। किसके भरोसे छोड़ दी कश्मीर आपने? ये जो है, ये आप झूठ और जो है महाझूठ का जो ये धंधा है, ये आपका खत्म हो चुका है। देश इसको पहचान गया है। जवाब रहते झूठ और महाझूठ का धंधा आपका खत्म हो चुका है। ये अजय जी बताइए जल्दी से। देखिए, हम तो कहते हैं कि 370 हमने हटाया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा था हमें हटाना था। आप समर्थन कर रहे हैं तो आपको डालना था ना अपने मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो 370 बहाल करेंगे। ये दोहरा रवैया तो आपका है। जब आप बचाव कर रहे हैं कि 370 हटाना गलत था, तो आपको अपने मैनिफेस्टो में डालना था कि हम 370 को बहाल करने वाले हैं। ये दोहरा रवैया आपका है। जहां जैसी आबादी और जहां जैसी संख्या देखते हैं, वैसी टोपी और वैसा रंग पहन के बैठ जाते हैं। आपका दोहरा रवैया है। आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए कि हमें 370 बहाल करना है। राहुल गांधी से आप कहलवाइए कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 बहाल करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। भारतीय जनता पार्टी कहां चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता जानती है। जनता फैसले करेगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो, नीति, सब कुछ स्पष्ट है। दोहरा रवैया आपका है। आप इस चैनल पर बचाव कर रहे हैं, तो अपने मैनिफेस्टो में डालिए कि हम बहाल करेंगे। माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल आऊंगा भूपेंद्र जी। पहले तीसरे शर्मन जी को करते। शर्मन जी, इतने बड़े बड़े विषय, इतने वजनी शब्द, आपको लगता है? आऊंगा भूपेंद्र जी, आऊंगा, बस आ ही रहा हूँ। अब इसके बाद आपके पास ही आऊंगा और फिर अब सुन लीजिए प्लीज। तो शर्मन जी, इतने बड़े बड़े विषय, इतने वजनी शब्द, हमारे जहां अभी 8 जगह में, हम रीजनल चैनल हैं तो थोड़ा बात रीजनल की भी कर लेते हैं। तो इन 8 जगह जहां वोटिंग हो रहा है, ये सब देख के वोट कर रहा होगा आदमी, या फिर कैंडिडेट देखेगा, या पार्टी देखेगा, या पार्टी का लीडर देखेगा? देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ देखी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दल होता है, दल की विचारधारा के प्रति जो लोग प्रभावित या जो लोग कमिटेड रहते हैं, वो उस दल को मतदान करते हैं। फिर बात आती है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस तरह से लोगों के कल्याण की बात करेंगे, वो देखते हैं लोग। इसीलिए घोषणा पत्र बनता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको देखता है, इसीलिए घोषणा पत्र बनता है ना। फिर आता है कैंडिडेट, और इसके अलावा फिर आपके उस तरह के प्रयास कि आप मतदाता को अपने दल के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति उनको प्रभावित कर सके, उनको मना सके और उनको मतदान के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर सके। ये 4-5 चीजें हैं। तो तब उसके बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं कि वो किसके पक्ष में मतदान करेगा। लेकिन जो दोनों दलों में इस समय जो होड़ मची हुई है, वो सिर्फ शब्दों की जुगाली, बड़े बड़े भाषण, बौद्धिक जुगाली, बौद्धिक जुगाली, बड़े बड़े भाषण, चैनलों पे डिबेट, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल कैंपेन,
इसके अलावा जनता के पास, जनता की बातें समझने के लिए, सुनने के लिए आपको उनकी भाषा में जाना चाहिए। क्लोनिंग के माध्यम से, माननीय मोदी जी के AI के माध्यम से वो तो चल रहे हैं भाषण, लेकिन क्या भील, भिलाला, कोरकू, इसमें क्या आपकी स्पीच जा रही है? क्या इसमें अपील कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भील, भिलाला, जो बाकी जो समुदाय हैं, उनकी अलग जाति हैं, उनकी अलग भाषाएं हैं, उनके भाषा में कोई प्रचार नहीं हो भूपेन रहा जी के पास चलते हैं, भूपेन जी के पास चलते हैं। भूपेन जी, हर बार औसतन एक आध बार छोड़ के मालवा निमाड़ जो है वो एक किसी न किसी लहर के पे वोट करता है। इमरजेंसी के वक्त से, फिर इंदिरा जी का जब हुआ अवसान तब भी देखने को मिला, फिर जब राजीव गांधी जी का भी हुआ तब भी दिखा, राम मंदिर के वक्त भी दिखा। इस बार कोई लहर वहर अपने इलाके में आप ऐसी महसूस करते हो जिन जगह आज वोटिंग हो रही? इस बार कोई लहर नहीं है, यही परेशानी का कारण है विश्वगुरु के। अभी कोई लहर नहीं है, और लहर नहीं होने के कारण जो है जनता अपने हिसाब से जो है वोट डाल रही है। दूसरी चीज, जनता को जो है कत्ती करने का मामला जो है बार बार जो गारंटी दी जा रही है उसमें समझ में आ गया यार, इनने गारंटी दी थी 15 लाख की, क्या हुआ? इनने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरियों की, क्या हुआ? इन्होंने गारंटी दी थी कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे, क्या हुआ? इन्होंने गारंटी दी थी कि 30 रुपए लीटर जो है शुद्ध घी देंगे, उसका क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि गंगा निर्मल हो जाएगी, उसका क्या हुआ? तो ये जो दुनिया भर की जो गारंटियां हुजूर ने दी थी, उन्होंने कहा था 2022 तक घर में पानी पहुंच जाएगा, उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं होगा जिसका खुद का पक्का मकान नहीं होगा, मकान में नल नहीं होगा, नल में जल नहीं होगा, जल में जो है LED बिजली नहीं होगी। तो उसके बाद अभी फिर 3 करोड़ जो नए मकानों की घोषणा आप जवाब ले लेते हैं सर, वक्त फिसल रहा है, आज से जवाब ले लेते हैं। ये जो समस्या अजय जी जवाब, ये मकान है, मकान में नल नहीं है, नल में जल नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं रट नहीं पाया, उन सब का जवाब दे दीजिए। देखिए प्रवीण जी, आज़ादी के 50 सालों में जिस तरह से गरीबों के आवास के लिए और घरों में पानी पहुंचाने के लिए कभी नहीं सोचा गया, और आज जब सरकार ने काम करना चालू किया, ठीक है कुछ अभी काम बाकी है जो कि आगामी 5 सालों में हम करके देंगे, लेकिन जिनने 50 सालों तक कभी नहीं सोचा कि उस गरीब के घर में पानी भी आना चाहिए, पक्का आवास भी होना चाहिए, आज वो सवाल पूछ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता जानती है, जनता को विश्वास है। और दूसरी तरफ जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा, आज जमीन पे कार्यकर्ता किसका है? मंडल हो, चाहे बूथ हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे महिला संगठन हो, तो हर जगह केवल भाजपा का कार्यकर्ता है जो वोटर को बाहर निकाल रहा है। कांग्रेस के पास तो 29 उम्मीदवार तक नहीं है इस मध्य प्रदेश में। अभी मैं आपको सैकड़ों बूथ दिखा दूंगा जहां एजेंट तक नहीं बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस मैदान में नहीं है, केवल जुबानी जमा खर्च है। वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों से कहूंगा कि यहाँ की डिबेट सुनते रहिए, एक मानस जरूर बनाइए, जो भी आपके पसंद का उम्मीदवार हो उसे वोट जरूर करिएगा। ये बहुत अच्छे फिगर आ रहे हैं और ये बढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा मतदान लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे सहयोगी साहब आगे का मामला जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा BSTV।